नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी को हराने की होड़ में जुटी मोदी विरोधी पार्टियों को होश गुम है। ज्यादातर ऐसी पार्टियां सकते में हैं और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है इस देश का मुस्लिम वोटर, जिसने लंबे समय बाद अपने वोटिंग पैटर्न में बदलाव किया है। ऐसा नजर आ रहा है। आप पूछेंगे कि क्या बदलाव किया है भाई? तो बदलाव ये है कि पिछले कई चुनाव से ज्यादातर ऐसा देखा जाता था कि मुस्लिम वोटर्स नरेंद्र मोदी को हराने वाली पार्टी को एक मुश्त वोट करते थे। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को, बिहार में आरजेडी को, महाराष्ट्र में कांग्रेस को, बंगाल में टीएमसी को और हरियाणा, राजस्थान, एमपी में कांग्रेस को। इसमें एक बात और दिखती थी कि कैंडिडेट्स में भी बीजेपी को हराते दिखने वाले सबसे मजबूत कैंडिडेट को वोट मिल जाता था। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं हुआ और ओवैसी को वोट मिल गया। महाराष्ट्र नगर निगम में ओवैसी ने कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट की खटिया खड़ी कर दी। अब यूपी और बंगाल में आगे चुनाव हैं और यहां मोदी विरोधी पार्टियों में भारी भय का माहौल है। यूपी में अखिलेश को भय है कि मुस्लिम वोटर्स ओवैसी के नाम पर बंट ना जाए। बंगाल में बंगाल की ही नए ओवैसी खड़े हो गए हैं। मतलब हालात इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि इंडिया ब्लॉक में आपस में किच-किच इतनी ज्यादा हो गई है कि आप कहेंगे, अरे भाई ये अलायंस है क्या? गांधी परिवार के बेहद करीबी और कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद अखिलेश के पीडीए में मुसलमान कहां है पूछ रहे हैं। खुद को बंगाल का ओवैसी कहने वाले हुमायूं कबीर 72 सीट पर दावा ठोक कर बैठे हैं। पहले ओवैसी से गठबंधन की बात कर रहे थे, अब सीधा सीपीएम के बड़े नेता मोहम्मद सलीम से बंद कमरे में बैठक की है। कहा जा रहा है बैठक गठबंधन को लेकर हुई है और इन सब के बीच कांग्रेस हाथ मल रही है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक को कभी वो अपना एकाधिकार समझती थी, आज उसी पार्टी के नेता दो फाड़ में बटे दिख रहे हैं। हुसैन दलवाई, राशिद अलवी, शकील अहमद समेत कई मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान पर मुसलमानों की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। पार्टी के भीतर से ही इमरान मसूद जैसे दूसरे नेता सवाल उठाने वाले नेताओं पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस की परेशानी यही खत्म नहीं हो रही। तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस की परेशानी और भी बढ़ा दी है। एमके स्टालिन ने मुसलमानों के लिए तमिलनाडु को सबसे सुरक्षित जगह बताया है। हिमाचल नहीं, तेलंगाना नहीं, कर्नाटक भी नहीं, तमिलनाडु, यानी कि कांग्रेस किसी गिनती में नहीं। ऐसे में सवाल है कि वोट के केंद्र में मुसलमान कितने दावेदार, कौन सुल्तान? यही है आज सवाल पब्लिक का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटों में 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अपना सीधा असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटों पर ऐसी है जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक एमवाई समीकरण ही है, यानी मुसलमान और यादव वोट बैंक। दिक्कत यह है कि कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को अपना समझती है। ऐसे में सारी लड़ाई मुस्लिम वोट को लेकर है। ओवैसी की एंट्री से ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। अखिलेश सबके निशाने पर हैं, ओवैसी घेर रहे हैं, इमरान मसूद हमलावर हैं। अखिलेश के पीडीए के जवाब में मायावती डीएमओ यानी दलित मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूला अपना रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाफिज भारती ने कल ही मायावती का दामन थाम लिया है। बीजेपी भी हमलावर है। सुनिए इमरान मसूद, आशु मलिक और ब्रजेश पाठक के ये बयान। मुसलमान कहना जुर्म बना दिया है। मुसलमान का नाम लेते हुए शर्म आने लगी है इन लोगों को। सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। संभल में दंगा होगा तो नहीं बोलोगे।
बरेली के अंदर मौलानाओं को पीटा जाएगा तो तुम्हारी जबान पर ताला लग जाएगा। हम क्या सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होंगे? कभी पीडीए सुन रहे हैं? इसमें मुसलमान कहाँ हैं? क्या सिर्फ वोट के लिए रहे हैं? हिंदू और मुसलमान सबकी बात अगर कोई करने वाला है तो उसका नाम राहुल गांधी है। कहते हो ना कि इमरान मसूद के नाम से सहारनपुर जाना जाता है। भाई अच्छा होता अगर इस नाम से जाना जाता है कि तुमने इतने कलेक्टर बना दिए, इतने डॉक्टर बना दिए, इतने इंजीनियर बना दिए, वहां पे इतने इंजीनियर कॉलेज बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी इन्होंने। तुम जाने जाते हो पोती पोती के बयान से, नफरत के बयान से। केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट की लड़ाई में कई किरदार हैं। ममता बनर्जी, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद सलीम। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट में करीब 160 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का प्रभाव है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने मुस्लिम बहुल 95 सीटें जीती, लेकिन इस बार स्टेक होल्डर कई हैं और शायद यही दीदी की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। हुमायूं कबीर और मोहम्मद सलीम की बैठक हुई है। सवाल है कि इसमें ओवैसी भी साथ में आ गए तो क्या होगा? सुनिए हुमायूं कबीर ने क्या कहा। বললাম তো অনেক কিছু অপশন আছে, এর ভিতরে অনেক বাধ্যবাধকতা আছে, তার জন্য আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারছি না। 15 তারিখ অবধি ওয়েট করুন। 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুরো বাংলার শাসক দলের বিরুদ্ধে কারা কারা আমরা জোটবদ্ধভাবে লড়ছি আপনাদের সামনে। 15 फरवरी की डेडलाइन भी आ गई। मुस्लिम वोट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस में है। कुछ दिन पहले रेवंत रेड्डी ने कहा था मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। लेकिन दक्षिण में भी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस को आईना दिखा रही है। एमके स्टालिन कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह तमिलनाडु है। अब एक तरफ सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर मुस्लिम वोट पर घमासान मचा हुआ है। बाकी ओवैसी साहब है ही। सुनिए हुसैन दलवाई, इमरान मसूद क्या कहते। महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पे एमआईएम कैसे आई? मुंबई में 8 सीटें उनको कैसी मिली? ये तो मुझे ये लगता है कि कहां न कहां कांग्रेस की गलती है। मुसलमान, उनको लगता है मुसलमानों के हम एमआईएम में जाएंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। आप मंत्री रहे, ऐसी बातें मत करिए। खुद मिनिस्टर रहे हैं वो सरकार के अंदर। जो खुद कुछ नहीं कर पाते ना वही बोलते हैं ऐसी बातें। पहले आप खुद बताइए ना, आपने क्या किया पार्टी के लिए? आप भी तो कुछ करिए ना। पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आप कुछ नहीं करते तो आप जिम्मेदार पार्टी को कैसे ठहरा सकते हो? अब आपने ये देखा, समाजवादी पार्टी के आशु मलिक इमरान मसूद से पूछ रहे हैं भैया आपने क्या किया? आप तो बोटी बोटी के लिए जाने जाते हैं। इमरान मसूद हुसैन दलवाई से पूछ रहे हैं भाई आपने क्या किया? सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसने क्या किया। उठापटक ऐसी मची हुई है कि अखिलेश यादव खुलेआम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं। मतलब ये निकाला जा रहा है कि अखिलेश बंगाल में कांग्रेस को बड़ी ताकत मानते भी नहीं है। सुनिए अखिलेश जी को। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। पूरे देश में कौन खड़ा लड़ रहा है मोदी जी से? ममता बनर्जी। यानी कि राहुल गांधी से तो ना हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? जो कहा नहीं वो सब समझ रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने की होड़ के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान विवादों में है, जिस पर विरोधी आग बबूला है। हिमंता ने ऐसा क्या कहा, विरोधी क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না।
রিক্সাত উঠিলে 5 টাকা ভাড়া হলে 4 টাকা দিয়ে দিব। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की बात करे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, यूपी टू बंगाल मुस्लिम वोट की लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे छूटा। सवाल नंबर 2, मुस्लिम वोट बटेगा तो अखिलेश और ममता का क्या होगा, क्या बीजेपी को फायदा होगा। सवाल नंबर 3, लंबे समय से मुस्लिम वोट को अपना समझने वाली कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स क्यों छिटक रहे हैं। सवाल नंबर 4, क्या मोदी विरोधी पार्टियों के लिए एकमुश्त मुस्लिम वोट पाना अब आसान होगा क्या। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, करण वर्मा लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक साइलस राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आसिफ अंसारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कमरुज़मान चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, बंगाल के भी हैं। तो कमरुज़मान चौधरी, क्या होगा आपका, फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल, बंगाल टू यूपी, हर तरफ आपके साथ अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आपका कोई अलायंस पार्टनर साथ में नहीं है। ये इंडिया ब्लॉक कौन है। अखिलेश जी ने तो कह दिया आपसे ना हो पाएगा, और वहां आप ही के नेता आपको कह रहे हैं, चाहे वो आप सुन लीजिए हुसैन दलवाई को, शकील अहमद को, राशिद अलवी को, सब कह रहे हैं कि आपकी गलती है जिससे ओवैसी जीत रहे हैं। क्या होगा आपका। कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, उस बयान का भी कोई अता पता नहीं है। साथ के तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने आपके बलून में एक छोटा सा पिन लगा दिया, फुस सारी हवा निकल गई। अब क्या होगा कांग्रेस का, जरूर बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। या नाविका जी, देखिए जो सवाल आज डिबेट हो रहा है उसका उत्तर जो है मल्टी डायमेंशनल है। इसमें एक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। सवाल यहाँ पे उत्तर का तरफ आप ये सवाल पूछिए कि एक भी मुसलमान वोट जो देश चला रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक भी वोट 15% आबादी हिंदुस्तान का जो कि मुसलमानों का, वो क्यों नहीं पड़ता है। आज भाजपा तो यही चाह रही थी कि बहुसंख्यकवाद वो करना है, उसको हिंदू का राजनीति करना है, तभी तो इस तरह के नफरती लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे हिमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे योगी जी हो, जो हर रोज सुबह से शाम तक जहर उगल रहे। आज उसी जहर में अगर बात करने जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर उसके जहर का जवाब देने जाए तो उसको बता दिया जाता है मुसलमानों का पार्टी। अगर हम कांग्रेस पार्टी ये बोलते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद भी नहीं करेंगे और ना ही अल्पसंख्यकवाद भी करेंगे, हम तो राजनीति करेंगे भैया, मुद्दों का राजनीति करेंगे, तो उसमें जो है कि आप बोलोगे कि भैया ममता बनर्जी आपसे बड़ा लीडर हो गई है, अखिलेश जी आपसे बड़ा लीडर नहीं हुई क्या? हाँ, हम छोटा है, नहीं हुई हम क्या? हार जाएंगे। नहीं, ममता बनर्जी राहुल गांधी से बड़ी नेता नहीं है क्या? अखिलेश जी बड़े नेता नहीं है क्या? बड़े नेता नहीं है ये लोग? नहीं, नेता का बात नहीं है। भाजपा के नफरती चिंटुओं का तो यही मुद्दा है, यही सोच है कि किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को वोट के अधिकार से, सिटीजनशिप की राइट से उसको वंचित किया जाए। इसीलिए तो सोची समझी साजिश में नफरती चिंटू भाजपा के, मैंने सही सुना तो यही कहा कमरुज़मान चौधरी ने। अब शाजिया इल्मी जी, नफरती चिंटू कौन है जरा आप समझा दीजिए। और दूसरी बात ये जरूर बता दीजिए कि क्या बीजेपी को हराने के चक्कर में अपना वोट बैंक तो नहीं खो दिया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, एक पुराना शेर है नाविका जी, आपको आदाब और नमस्कार और बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं, कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो कांग्रेस लगातार इतने ज्यादा हिस्सों में बटी हुई है कि अब उनको सीधा सीधा, अभी भाजपा से उनकी लड़ाई नहीं है। अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल तो लड़ाई किससे है? ममता बनर्जी से। अगर आप देखेंगे यूपी में लड़ाई किससे है? अखिलेश यादव से है। डीएमके का भी आपने जिक्र किया। अब ओवैसी सबसे बड़ा एक तरह से एक एंटागनिस्ट की तरह सीन में उतर रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक वही खौफ वाली, डर वाली राजनीति। भाई एक अनार है, 100 बीमार हैं। वो 100 बीमार कौन है? ये सब पार्टियां हैं, अपने को सेक्युलर बोलती हैं। अनार कौन है? वो बेचारा मुस्लिम वोटर, सियासी, आप उसको मुलाजिम कहिए या उसको नौकर कहिए,
या उसको आप चाकर कहिए, वो एक मजलूम की तरह उसका एक काम हो गया है कि इन पार्टियों को वो जिताए। तो कौन ज्यादा खौफ ज्यादा करेगा मुसलमानों को, कौन ज्यादा डराएगा उनको भाजपा से, उसको उनको वोट देना चाहिए। कोई खेल कांग्रेस करती है, कोई समाजवादी पार्टी करती है, कोई आम आदमी पार्टी करती है, कोई आरजेडी करती है, कोई टीएमसी करती है। तो ये बहुत पुराना खेल हो चुका है। और मुझे लगता है कि जो डिवैल्यूएशन हुआ है ना मुस्लिम वोट का, वो इसके वजह से हुआ है, क्योंकि एक सियासी चारे की तरह कितना आप चराएंगे, कितना चरा दिया है कि ये हालत हो गई है। अब भाजपा का कुछ भी कहिए, लेकिन सच तो ये है कि लगातार भाजपा ने फॉर्म 7 जमा किया इलेक्शन कमीशन में। अरे बात सुनिए, नहीं कमरू समाज जी, आप बताइए, नहीं आप बताइए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। दुनिया भर की बातें ना कीजिए, दुनिया भर की बातें ना कीजिए, आप बताइए कि क्या हो रहा है आपका, आपकी क्या भाजपा ने अरे नहीं फॉर्म 7 जमा कर दिया है। अरे तो सुनिए, कमरुज़्ज़मान चौधरी, बंगाल में तो बीजेपी नहीं है ना, आपकी लड़ाई तो ममता जी के साथ है। ममता जी के साथ अलायंस नहीं है आपकी। आपको वहां ना 3 में ना 13 में कोई गिनता है। आप लड़ किससे रहे हैं, आप लड़ किससे रहे हैं? तमिलनाडु में आपको कोई नहीं पूछ रहा, बिहार में जो आपका हाल ओवैसी साहब ने कर दिया है, थोड़ा बुरा भी लगता है। आइए कभी चाय पर चाय पिलाऊंगी आपको, लेकिन वहां बिहार में जो आपकी हालत हुई है, महाराष्ट्र के म्युनिसिपल चुनावों में ओवैसी जी की स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा है। तो आप बता दीजिए कि ये मुस्लिम वोटर कहां गया, आपके पास क्यों नहीं आया? कौन सी मर्ज की दवा हैं आप, ये बता दीजिए ना। देखिए सुनिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी धर्म का आधार पे, किसी आइडेंटिटी के आधार में वोट नहीं खेलेगी। लेकिन वही नफरती ये रेवंत रेड्डी जी कौन सी पार्टी के हैं? ये रेवंत रेड्डी जी कौन सी पार्टी के हैं? करण वर्मा जी, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त खो गई है। हिंदी फिल्मों में जैसे एक्सीडेंट के बाद हीरो की याददाश्त चली जाती है, मेरी भी चली गई है। ये रेवंत रेड्डी जी किस पार्टी के हैं और उनका क्या बयान था? कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये रेवंत रेड्डी किस पार्टी के हैं? करण वर्मा जी, कमरुज़्ज़मान चौधरी भूल गए। विवेक साइलेस जी कह रहे होंगे भाई हमारी पार्टी के, उनको उनके वोट चाहिए होते तो हो सकता है विवेक साइलेस जी का नहीं सपा के हैं, पर वो सपा के नहीं है विवेक साइलेस जी। कमरुज़्ज़मान जी वो कांग्रेस पार्टी के हैं जिन्होंने डंके की चोट पे कहा कांग्रेस नहीं मानते। मैं एक बार रेवंत रेड्डी जी आपको सुनवा देती हूँ, सुनिए। कमरुज़्ज़मान जी, आप कहते हैं आप धर्म के आधार पर कभी कोई राजनीति नहीं करते, ये क्या था करण वर्मा जी? नहीं, अरे नाविका जी, ये तो पूरा एक श्रृंखला है। अगर हम इसमें चलाएं तो ये तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने ही तो उसकी शुरुआत कर दी थी। कमरुज़्ज़मान जी बड़ी मासूमियत से वो भूल गए हैं जब उन्होंने बोला था माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, उनका पहला हक है हमारे संसाधनों पे। इससे ज्यादा स्पष्ट तो बात नहीं हो सकती। उसके बाद दोबारा जब पूछा गया, उन्होंने उस पर फिर जोर दिया कि बिल्कुल है इनका। यहां पर हमने रेवंत रेड्डी का सुना, और अभी कमरुज़्ज़मान जी कह रहे थे मल्टी डायमेंशनल है ये। अरे भाई, बहुआयाम राहुल गांधी, इसका मतलब ये नहीं उनके सारे फॉलोअर को होना होता है कि कभी वो नाई बन जाते हैं, कभी वो बाइकर बन जाते हैं। सच बात यह है, आप एक बात समझिए, आपने जिस वोट बैंक को अपने सर पे चढ़ाया, आज वो वोट बैंक आपको लात मारने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लुभाने के लिए अब मार्केट में 10 और आ गए हैं। यह होता है जब आप किसी के नहीं बनते, जब आप एक को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अंत में आप किसी के भी नहीं बनते। कमरुज़्ज़मान, आज आप कहीं के नहीं है। राहुल गांधी एक बात कहते हैं नाविका जी, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से है। आज वो हमें दिख रहा है, कांग्रेस का अपने से ही मुकाबला है। जो मुस्लिम के हमदर्द बन रहे थे, आज उनसे ही उनका मुकाबला है, क्योंकि कई ओवैसी छीन लेंगे आपको, कई सपा छीन रही है। अटैक है चौतरफा, अपने अलायंस पार्टनर से अटैक है, अंदर अपने नेताओं से अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है कमरुज़्ज़मान चौधरी, मैं थोड़ा आपके लिए मुझे चिंता भी हो रही है। लेकिन विवेक साइलेस जी, इमरान मसूद कहते हैं पीडीए करते हैं अखिलेश जी, और पीडीए में मुसलमान का है, मुसलमान का शब्द कहने से भी आप डरते हैं। उधर आशू मलिक जी का भी बयान आपने सुना। अब मुझे बताइए, ये चल क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान साझा है कि अलग हो गई? देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि इमरान मसूद जो सांसद हैं, मुझे लगता था कि उनको राजनीति की थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उनको राजनीति की जानकारी नहीं। 1987 में छात्र नेता के लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी। 2007 में जाके एक बार चुनाव जीते थे विधायकी का। उसके बाद 2012, 2014, 2019, 2022 लगातार चुनाव आए।
पहली बार अगर उन्होंने संसद भवन की शक्ल देखी है तो जिसको आज ईडीए पीडीए कह रहे हैं उसी के दम पे देखी है, इसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। यानी कि आपकी पार्टी के मेंबर थे? नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी से जीते थे, हमारा सपोर्ट था। और पीडीए की वजह से ही आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो बैसाखियों पे चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे इंडिया ब्लॉक 43 सीट जीत के आया। यही वजह है कि आज मोदी जी को मजबूर होना पड़ा कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी शिंदे साहब की बैसाखी पे चल रहे हैं। नहीं, पर ये पीडीए में ए है क्या? अल्पसंख्यक है, अगड़ा है क्या? बता दीजिए। नहीं बता। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करती है, उसमें आपका दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े, अगड़े और आधी आबादी। अगड़े कहां से बचा आए? कौन? बचा मैं बताता हूं। करण जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगड़े कहां से और आए? अगर आप अपने अलायंस पार्टनर इमरान मसूद को नहीं समझा पा रहे तो बाकी दुनिया कैसे समझेगी? नहीं, करण वर्मा ने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन है? आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ये बात मत कहिए कि समाजवादी पार्टी क्यों मैं ब्रजेश पाठक जी का भी अभी स्टेटमेंट सुन रहा था। अभी शंकराचार्य जी का जो मामला हुआ था प्रयागराज में, क्या एक शब्द ब्रजेश पाठक ने बोला? एक ट्वीट किया? नाविका जी, अभी मोदी जी और अमित शाह जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। आपने अपने जवाब कोई नहीं दिए। अब सवाल शाजिया इल्मी से है, तो शाजिया इल्मी मैं आपसे पूछूंगी, ये जो अभी पीडीए का डेफिनेशन सुना है ना विवेक साइलस जी ने, ये शोले फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया। वो जो जेलर साहब कहते थे ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। हाँ, ये वही वाला डायलॉग हो गया कि सब इनके साथ है। नहीं, वो डायलॉग नाविका जी 2024 में उस डायलॉग में क्या काम किया था? अब मैंने शाजिया जी को इतना इलास्टिक जो है डेफिनेशन समाजवादी पार्टी का सालों साल से, आपको याद होगा अजगर मजगर, चाहे उसमें अहिर हो, जाट हो, कुर्मी हो, तो उन्होंने किस किस तरह से एक्सपैंड किया है। लेकिन इस वाले में बाकायदा चुनौती उनको मिल रही है। और चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि भैया तुम्हारे पीडीए में एम कहाँ है? तो माए था मुस्लिम यादव, माए तो चला गया। अब ये क्या है शाजिया जी, जरा बता दीजिए। अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है? अल्पसंख्यक भी है, एक और अल्पसंख्यक है, एक और अगड़ा। मुस्लिम भी हैं, पहले इमरान मसूद को कन्विंस कर दीजिए ना। जैनी भी है, उसमें बुद्धिस्ट भी है। तो ए यानी कि अगड़े के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी है। क्या आपको कुछ और भी जोड़ना है उसके साथ? देखिए, आप हमेशा एक्सपैंडिंग, हमेशा डायनामिक आपकी ये जो है डेफिनेशन रहेगी। लेकिन आप खुद देखिए कि आप लोग मिलकर आपस में वही कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्हीं लोगों को बाकायदा सिर्फ डरा कर लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो वक्त आएगा। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, जितना कॉम्पिटिटिव और आप रिटोरिकल और कर सकते हैं मामले को और ध्रुवीकरण कर सकते हैं, उतना फायदा मिलेगा उस पार्टी को। तो कांग्रेस कहाँ है? अब कांग्रेस कहाँ है डीएमके की आंखों में, जहां मुसलमान वोटर्स का सवाल है? कांग्रेस कहाँ है टीएमसी की आंखों में, जहां पश्चिम बंगाल का सवाल है? कांग्रेस कहाँ है पहले पंजाब में भी अगर देखिए थोड़े बहुत मुसलमान ही सही, जहां आम आदमी पार्टी की बात है, या दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरा मुसलमानों का वोट ही लिया था। भाजपा का हमेशा वोट परसेंटेज हमेशा सेम रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये क्या पाएंगे? तो अब आप देखिए, बदरुद्दीन जमाल को आप देखिए, नहीं असम में भी आप देखिए। अब आपको सबसे ज्यादा खतरा किससे लग रहा है कि भाई ये जो ओवैसी है ये बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि नजर तो आपको सही लगी है। तो फिर तो बदरुद्दीन अजमल भी बीजेपी की बी टीम है। वो तो कहते हैं इस देश में मुसलमान बहुत महफूज है, मुसलमान बहुत महफूज है। अगर मुसलमान महफूज है तो भैया लड़ क्यों रहे हो बीजेपी से? ये भी सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन नाविका पर ए टीम कौन है? सवाल ये नहीं है, बी टीम तो सब हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन मुसलमानों की ए टीम कौन है ये कोई बता दे। कांग्रेस तो नहीं बन पा रही, सवाल इसी बात का है। और आसिफ अंसारी, आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन पब्लिक के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। संदीप कौशल बदायूं यूपी से पूछ रहे हैं, क्या मोदी विरोधी पार्टियों का गणित ओवैसी ने बिगाड़ दिया है? क्या एकमुश्त मुस्लिम वोट के लिए इंडी गठबंधन ओवैसी से हाथ मिलाएगा? मोहम्मद इरफान बरेली से पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट पर आर पार, क्या 2027 में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? उपेंद्र पांडे का मेहर एमपी से सवाल है, जब देश सेक्युलर है तो विपक्षी पार्टियों में सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए होड़ क्यों मची है? यूजी पर तो सब चुप थे। ये सवाल जरूरी है
विवेक साइलेश जी, पहले आप जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस के साथ है या खिलाफ है 2027 में? देखिए, कांग्रेस साथ हमारा गठबंधन जो है ना वो तय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये जो बीच में मसूद साहब और अंशु मलिक साहब जो कह रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ ड्रामा है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं उनको उसको देखना होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आए। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट जो इमरान मसूद ने दिया है वो है। मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं भाजपा को वो फायदा कराना चाह रहे हैं, मुझे जो लगता है। तो इस तरह की राजनीति पे जो जिस तरह से इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में की है, आप कहना चाह रहे हैं इमरान मसूद भाजपा के एजेंट है? नहीं, जो इस तरह के नहीं, एजेंट है क्या? एजेंट है कि नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो कांग्रेस के सांसद हैं। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करके कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है, ये बात पक्की है। कैसे नुकसान कर रही है? आप तो उनके साथ ही हैं, चाहे वो जो मर्जी बोले। क्या जो मर्जी क्या बोले, अगर वो गलत बोलेंगे तो हम उनको रोकेंगे, समझे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी, जैसा कि आपने कहा, जैसे बंगाल में ममता दी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी है, वो बिग ब्रदर है। हम कांग्रेस के बिग ब्रदर हैं उत्तर प्रदेश में, ये कांग्रेस भी जानती है, क्योंकि 1989 के बाद वो कभी आई नहीं। आप ये कहने से हिचकिचा क्यों रहे? क्योंकि अखिलेश जी तो मध्य प्रदेश में कह ही चुके हैं कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। आपको भी चालू पार्टी लगती है? नहीं, जब कमलनाथ जी अखिलेश कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना कि चालू पार्टी है क्या है। कमलनाथ जी ने क्या कहा वो आप भूल गए। तकरार जारी है, फिर भी दोस्ती का दम भरते हैं। पता नहीं ये कौन सी दोस्ती है। आसिफ अंसारी साहब, मुझे तो बंगाल समझा दीजिए। अब बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में मोहम्मद सलीम, हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ आ गए तो कैसे चलेगा? और मैं पूछना चाहती हूं कि ये सीपीएम अगर है तो क्या कांग्रेस उधर जाएगी? कांग्रेस कहां खड़ी है? बंगाल का इक्वेशन क्या बनकर आ रहा है, जरा समझा दीजिए। नाविका जी, मैं उतनी देर से सपू को सुन रहा था, तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि शाजिया इल्मी जी के लिए खास करके है कि ऐवान वतन के गुंबज में कुछ बुनियाद की ईंटें हैं। आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कि ऐवान वतन की गुंबज में कुछ बुनियाद की ईंटें हैं, ये परचम जिससे रंगीन है, ये हमारे लहू के छींटे हैं। तो इनको हिस्ट्री याद दिला दे कि ये जो मुसलमान का विभाजन कर रही हैं, जिस तरीके मुसलमान को एक टारगेटेड वोट बैंक के तरीके से देखा जा रहा है, एक पंचिंग बैग की तरह देखा जा रहा है, एक स्केपबोर्ड की तरह देखा जा रहा है, एक कॉमोडिटी की तरह देखा जा रहा है। सबसे पहले ये नजरिया को आपको बदलना होगा। इस नजरिए को आपको बदलना होगा कि मुसलमान कोई कॉमोडिटी नहीं है कि किसी भी पार्टी के तरफ वो भेड़ बकरी की तरह चली जाए। ये नैरेटिव को सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है। और दूसरी बात, नविका जी, अब बंगाल पे आते हैं तो बंगाल में एक ही नैरेटिव है। इससे पहले कि आप बंगाल के पास आए, मैं पूछना चाहती हूँ, ये मुस्लिम्स की डेफिनेशन, मुस्लिम वोटर की डेफिनेशन किसने बिगाड़ी? एमके स्टालिन जो कह रहे हैं कि तमिलनाडु सबसे सेफ है, या रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा? कौन कर रहा है? आप सिर्फ शाजिया जी से सवाल पूछ रहे हैं, बाकी लोगों के बयान आपको सुनाई नहीं दिए? आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो लेकिन मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से रखना चाहता हूं कि जब आप मुस्लिम के बारे में कहती हैं कि स्टालिन साहब ने ये कहा और बाकी जो दीगर नेता हैं उन लोगों ने इस तरीके से कहा, तो आप यूपी के चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछती ये बात? ये आप असम की चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछती हैं? जबकि यूपी के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो जब वो हिंदू के मेजॉरिटी के वोट के बारे में जब बात करते तो माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे। आज पॉलिटिकल जुमला के बारे में जब आप बात कीजिएगा तो 15 लाख जो देने की बात थी मोदी जी की 2014 में, उसको बाद में आके कहते हैं कि वो तो पॉलिटिकल जुमला था। तो पॉलिटिक्स में हर पार्टी को, हर कम्युनिटी को लेके इस तरीके से बात होती है। लेकिन अगर आप बुनियादी तौर से जमीन में जाके अगर देश का बंटवारा मजहब के नाम पे कर देंगे तो ये देश तो चलेगा नहीं, ये देश तो चलेगा नहीं। रहा बात बंगाल का, तो बंगाल में सिर्फ आसिफ भाई, देश का बंटवारा हो चुका है मजहब के नाम पर, और अभी भी लगातार कांग्रेस की वही सोच है, बंटवारे और मजहब के नाम पे। और हम लोगों ने नहीं, बोलने दीजिए मुझे, मैंने आपकी बात सुनी एक एक करके। ये बंटवारा जिन लोगों ने किया था, आज आप भी देख सकती हैं, आप इस बात को देख सकती हैं कि जिसने, आसिफ भाई एक एक करके, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए कि जिन लोगों ने
मजहब के नाम पे देश का बंटवारा किया था, आज उनका क्या हाल है? आप क्या चाहती हैं कि हिंदुस्तान का भी हाल उसी तरीके से हो जो सन 47 में आज पाकिस्तान बढ़ के चला गया, जो बांग्लादेश बन गया? क्या आप चाहते हैं वही हाल हिंदुस्तान का हो? नहीं आसिफ, आप मुझे बोल, आप भी गलत है, आप लगातार बोले तो आप क्या चाहते हैं? सलमान खुर्शीद जी की रैली में उनकी भतीजी वोट जिहाद की बात करती हैं, आपको लगता सही है? कमलनाथ क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में सब मुसलमानों को एक साथ वोट देना होगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या अशोक गहलोत के क्या क्या बयानात रहे हैं आप जानते हैं, मनमोहन सिंह जी ने क्या बात कही सबको पता है। शाहबानो केस में क्या हुआ, आपको सोचना होगा, आपको सोचना होगा ये बात, आपको सोचना होगा कि आपके हालात ऐसे क्यों हैं। करण वर्मा जी, ये जो एक बना दिया जाता है बाइनरी के बीजेपी लड़ाई मुस्लिम वोटर्स के लिए या वोट बैंक के लिए, क्या बीजेपी के साथ है या आपस में इंडिया अलायंस में है? और कांग्रेस इसमें कहां खड़ा है? उनके तो अंदर पार्टी में इतनी लड़ाई हो गई है। क्या हर शख्स जो यहां है वो आईना दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हर शख्स ना केवल दूसरे की ओर आईना कर रहा है, अपनी शक्ल आईने में देख भी नहीं सकता। इन्होंने अभी कहा कि मुस्लिम समाज को कमोडिटी की तरह मत ट्रीट करिए। आपकी रंगनाथ मिश्रा या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? इतने साल तक किसका रूल था? अलग अलग पार्टियों का रूल था ना, बीजेपी तो बाद में सत्ता में आई। क्या हालत थी मुस्लिम की? किसी भी हेल्थ इंडेक्स में उठा के देख लीजिए, पॉवर्टी इंडेक्स में उठा के देख लीजिए, किसने उन्हें कमोडिटी की तरह ट्रीट किया? और आप जो विभाजन की बातें कर रहे हैं, मुझे तो ममता बनर्जी की वो स्टेटमेंट याद आती है, नाविका जी, ये हिंदू इलाके हैं, ये क्यों मुस्लिम इलाके में आ गए? यहां पे मुर्शिदाबाद से जब हिंदुओं का पलायन होता है और उसमें शेख आलम का नाम आता है और अखिलेश जी कहते हैं सिर्फ ममता ही सामना कर सकते हैं इनका, तो ये है असली राजनीति। और मैं विवेक जी की एक बात से सहमत हूं नाविका जी, भाई विवेक जी को आज गुस्सा आया होगा इमरान मसूद की बात पे, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों के लिए किया है। सुनिए इन्होंने क्या किया। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कहा मुआवजा केवल मुस्लिम को मिलना चाहिए, वो तो कोर्ट आ गया। वली उल्लाह खान की पैरवी करने के लिए वाराणसी ब्लास्ट में ये कोर्ट पहुंच गए, बाद में वो कन्विक्ट हुआ। जज ने कहा अगली बार क्या इनके लिए पद्मश्री लेने आओगे? तो इन्होंने बड़ी मेहनत करी भाई, तो क्या हुआ उनको टॉयलेट नहीं दिए, तो क्या हुआ उन्हें शिक्षा नहीं दी? आतंकवादियों के लिए लड़ना, अतीक को टिकट देना, इन सबके सैरोकार तो रहे हैं भाई विवेक जी और उनकी पार्टी। विवेक साइलेंस जी, मैं आपको एक, हमने स्नैप पोल किया और हमने जनता से सवाल पूछा। सर्वे एक्यूरेट नहीं होते पर मूड बताते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहती हूं आज इस सवाल पे जनता क्या कह रही है। मुस्लिम वोट पर मची महाभारत के बीच मुस्लिमों का सबसे पसंदीदा लीडर कौन हो सकता है? 25,000 लोगों ने वोट दिया। असदुद्दीन ओवैसी 71%, ममता बनर्जी 12%, अखिलेश यादव 8%, राहुल गांधी 9%। मैं पूछना चाहती हूँ विवेक साइलेंस, ये नंबर क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मुझे आप सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ कि आपका सैंपल साइज क्या था और कहाँ था, और उत्तर प्रदेश में इतने, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है रीजनल पार्टी है, तो आपका उत्तर प्रदेश से कितने लोगों ने ये सोशल मीडिया का है। मैंने कहा मूड बता रहा है, मैंने पहले कह दिया कि ये एक्यूरेट है, मैं नहीं कह रही, पर मूड बताता है ना। मैं शादिया जी ने अभी डर और भय की राजनीति करने का आरोप लगाया इंडिया गठबंधन पे, तो 2024 याद कर लीजिए, 80-20, शमशान कब्रिस्तान, मटन मीट मुजरा, भैंस खोल के ले जाएंगे, बेटियों को उठा के ले जाएंगे। ये भय की राजनीति नहीं नरेंद्र मोदी जी ने की थी तो और क्या किया था? जरा बता दीजिए शादिया जी, ये कौन सी राजनीति थी? क्या आपके घर की बेटियां उठा ले जाएंगे? आप खुद एक अल्पसंख्यक हैं, जरा आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए शादिया जी, आप खुद एक अल्पसंख्यक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपके घर की बेटियां उठा ले जाएंगे। नहीं, आप बात को पलट बिना घुसपैठिए कि आपके कोई चुनाव नहीं होते। अब बोलने दीजिए ना। अरे अब ये क्या बात हुई भाई साहब? जी आप बोलिए, शादिया जी बोलिए। घुसपैठियों का मतलब मुसलमानों से नहीं है, लेकिन आप उसको मुसलमान रंग देना चाहते हैं, क्योंकि आप जहर घोलने का ये काम है आपका। ये भारत में विवेक जी सुनिए विवेक जी, जब घुसपैठियों की बात करते हैं ना, हम गैर भारतीयों की बात कर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जरूरी बात, आप सालों साल की पॉलिटिक्स रही है विवेक भाई, आप समाजवादी पार्टी को मैं सालों से ना सिर्फ कवर किया, मैं जानती हूँ क्या पॉलिटिक्स है आपकी। यादव M+Y क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? सोशो इकोनॉमिक इंडिसीज अगर आप देखेंगे, जिसका जिक्र अभी करण कर रहे थे, हर एक चाहे शिक्षा हो वैसे शादिया जी, एक इंटरव्यू में अखिलेश जी ने मुझे बताया था कि M+Y मुस्लिम प्लस यादव नहीं होता, महिला प्लस यूथ होता है, महिला प्लस यूथ भी होता है। अब
आपने जैसे कहा, देखने के नजरिए हजार हो सकते हैं, सोचने के नजरिए हजार हो सकते हैं। पब्लिक सवाल पूछ रही है, जगदीश मेहरा का अल्मोड़ा से सवाल है, जिन पार्टियों में मुस्लिम वोट के लिए रेस लगी है, उन्हें हिंदुत्व की बात आने पर मिर्ची क्यों लग जाती है? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, इंडी गठबंधन तो लोकसभा के चुनाव से पहले ही बिखर गया था, अब क्या जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के लिए स्केयरक्रो जैसा है? आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछ रहे हैं, सनातन पर वोट देने बीजेपी के साथ, मुस्लिम वोटर ओवैसी एंड कंपनी के साथ, ओबीसी वोटर क्षेत्रीय दलों के साथ, फिर कांग्रेस का वोटर है कौन? कमरुजमान चौधरी जवाब दीजिए। कमरुजमान है। 1947 से पहले जो माहौल था, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, आज 2026 में भी वही माहौल तैयार किया गया और उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार है बीजेपी और आरएसएस, ताकि पॉलिटिकल आइसोलेशन हो जाए पूरी मुसलमानों का, और वो मुसलमान एक तरफ से जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चला जाए और भाजपा ये दिखा सके कि देखो मुसलमानों को तो हमने सबक सिखा दिया, अब ये तो ना तो कांग्रेस के रहे, ना समाजवादी के रहे, ना तो टीएमसी के रहे, अब हिंदू लोग सब मेरे पास आओ। और कल वही हुआ, जब यूजीसी का कानून आया तो सब जो है कि बिगड़ गई उसका चाल। आज इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको वापस लेना पड़ा, उसको वही चीज वापस कहाँ लिया? सुप्रीम कोर्ट ने, ना तो हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, बीजेपी ने क्या किया है इसमें? इसको विभाजन करने के लिए ये पैदा हुआ है। अरे मुझे ये बता दीजिए करण वर्मा जी, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, ये कौन कह रहा है? और सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ये कौन कह रहा है? ये सब ठीक है, लेकिन एक रहो, सेफ रहो कहना गलत है। तो ये कौन सी बात? सोचिए नाविका जी, ये खुले में बोल रहे हैं कि सनातन की समाप्ति होनी चाहिए। एक वर्ग को आप समाप्त कर देना चाह रहे हैं, वो अगर खड़े होकर ये कहे कि हम एक होंगे तो सेफ रहेंगे, तो आपको दिक्कत है। मतलब निहत्था छोड़ के उनको मारने की बात आप कर दो, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब उनसे अलायंस किए हुए डीएमके से, और प्रियंक खड़गे कहता है बिल्कुल सही है भाई, ये तो एक बीमारी के समान है 4 सितंबर 2023 को। उसके बाद आपके अंदर ये हिम्मत है कहने की प्रिंस हमारे साथ बुरा हो रहा रांची है। से पूछ रहे हैं, मुस्लिम वोटों के लिए कुश्ती पर कर रही पार्टियों को क्या हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं? आसिफ अंसारी साहब जवाब दे दीजिए। नाविका जी, मैं कहना चाहूंगा ये कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में ये जो इनका बेसिक जो लड़ाई आज़ादी के बाद से चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है माइनॉरिटी पीस रही है। आप देखेंगे जब 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने 4 मिलियन कम से कम 40 लाख माइग्रेंट्स को जो है लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने की बात की थी, जिसमें से असम में उसको लेके बहुत सारे नस्लकशी भी हुए थे, काफी ज्यादा। आज उसी चीज को रिपीट करते हुए हेमंता बासु बोलते हैं कि 4.5 लाख लोगों को मैं यहाँ एसआईआर के थ्रू जो है निकाल के भगा दूंगा, इस देश से निकाल दूंगा, और इनका एसआईआर में इनका जिस तरीके से भी नाम आएगा, अपने स्टाफ को मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बता के, तो कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको वोट बैंक समझा इतने सालों से। बीजेपी के तो आप खुद कह रहे हैं आप वोट बैंक है नहीं, तो कांग्रेस के वोट बैंक आप बने थे, आपने वो थियोरी पूरी प्रूव कर दी। कांग्रेस ने आपको वोट बैंक माना था, अब हर राज्य में अलग अलग पार्टियां कह रही हैं अरे भाई कांग्रेस के थ्रू मत आओ, डायरेक्ट आ जाओ। कभी कहीं ओवैसी जी हैं, कहीं स्टालिन साहब हैं, कहीं ममता जी हैं और कहीं अखिलेश जी हैं। इस सब के बीच कांग्रेस का क्या होगा, क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।